हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th का विषय हिंदी बी, आज हम लोग हिंदी बी का मॉडल सेट सॉल्यूशन देखेंगे, जो झारखंड काउंसिल के द्वारा जारी किया गया था 24-25 के लिए। अगर आप इस सेट को पूरा देख लेते हैं शुरू से लेकर के अंत तक, हम इसमें सब्जेक्टिव भी आपको बताएंगे और ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। अगर आप इस सेट को पूरा देख लेते हैं शुरू से अंत तक, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि ये सेट और एक दो सेट और प्रीवियस ईयर का जो सेट है, अगर आप सिर्फ करके एग्जाम में चल जाइएगा, तो लगभग इससे आपके एग्जाम में 60% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्योंकि 80% रहता है, 20% तो आपके कॉलेज या स्कूल देंगे, बट 80 जो नंबर का क्वेश्चन होता है, आपसे 60 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ 3 आप सेट देख लीजिएगा, आपसे बन जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, गद्यांश सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़े और आंसर दें। आप लोग को हम बताते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास समय कम है, तो क्या करिएगा, सबसे पहले आप जो क्वेश्चन दिया हुआ गद्यांश का आप उसे पढ़ लीजिए, तो आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। जैसे देखिए क्या लिखा गया है, गद्यांश के अनुसार ताजमहल कहाँ स्थित है। गद्यांश के अनुसार ताजमहल कहाँ स्थित है, ऐसे तो आपको मालूम है कि ताजमहल कहाँ है, बट अगर आप गद्यांश में देखना चाहते हैं तो देखिए कहाँ मिलेगा आपको। तो वही उत्तर प्रदेश का आगरा विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का घर है, तो कहाँ है, आगरा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही। दूसरा देखिए लिखा गया है, कश्मीर को किस नाम से जाना जाता है। तो कश्मीर को किस नाम से जाना जाता है, तो आप देख सकते हैं कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, धरती का स्वर्ग। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है, हम्पी और महाबलीपुरम के संस्मरकों का महत्व क्या है। लिखा गया हम्पी और महाबलीपुरम के संस्मरकों का महत्व क्या है। तो देखिए क्या है, दक्षिण भारत में हम्पी के प्राचीन मंदिर और तमिलनाडु के महाबलीपुरम में संस्मरण इतिहास धरोहर के अद्भुत उदाहरण है। तो क्या है, संस्मरक वहां पे धरोहर है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वे प्राचीन धरोहर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 4, कि गद्यांश के अनुसार पर्यटन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। देखिए, पर्यटन का केवल भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, बल्कि देश की छवि को विश्व में उभारने का कार्य भी करता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और देश की छवि को उभारता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो इस तरह से आप देख लेंगे गद्यांश से कितना सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो 4 क्वेश्चन तो आपसे ऐसे ही बन जाएगा। एक गद्यांश था आप क्या, पद गद्यांश, जिसको हम लोग पद बोलते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं बट उसका अर्थ दूसरा निकलता है। तो इसमें भी आप क्या करिएगा, क्वेश्चन को पढ़िए। अ- आप ऑप्शन देख करके आप मार सकते हैं आराम से। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है, पदांश में किस स्थान को अनमोल उपहार कहा गया है। तो किस स्थान को कहा गया है, देखिए, पर्वत की ऊंचाइयों में छुपा है सुकून, जहां बहती है नदियों अपने अनमोल जुनून। तो अनमोल कहाँ कहाँ, नदी, पर्वत और ऊंचाइयों में क्या हुआ, छुपा हुआ है। तो जो आंसर होगा वही होगा। देखिए, पर्वत और नदी, क्या वहां पे घर खेत शहर बाजार नदी सड़क का जिक्र था, नहीं। तो आप लोग समझ गए कि ये जो गद्यांश दिया होगा ये प्रकृति के बारे में होगा। आगे लिखा गया है, पदांश में झीलों का जल कैसा बताया गया है। तो देखिए झीलों का जल कैसा बताया गया है, चमचमाती झीलों, निर्मल जलधारा। चमचमाती झीलों, निर्मल जलधारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्मल और चमचमाता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 6, पंछियों और फूलों के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है। पंछियों और फूलों के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है। तो देखिए क्या संदेश दिया गया है, पंछियों का मधुर गान, फूलों की खुशबू, या सब मिलकर बनाते हैं धरती का जादू, आओ इस सुंदरता को सहेज ले हम। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रकृति, क्योंकि प्रकृति के बारे में बात हो रहा था, तो प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, 8। धरती का जादू किसे कहा गया है। धरती का जादू देखिए किसे कहा गया है, सिंपल है। देखिए, प्रकृति का दृश्य, मन को करता पुकार, पंछियों का मधुर गान, फूलों का खुशबू,
यह सब मिलकर धरती का जादू, तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक का दृश्य। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि गद्यांश और पद गद्यांश दोनों सिंपल था, इसमें कोई लेन देन नहीं था। यहाँ वर्ड को घुमाया गया था, इस शब्द को इधर किया गया था, ऐसा कुछ नहीं था। आपका एग्जाम में ऐसा ही सिंपल रहेगा। चलिए चलते हैं व्याकरण की तरफ। देखते हैं व्याकरण से कितना क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप व्याकरण को अच्छे तरीके से देखते हैं तो आपसे व्याकरण पूरा सही सही क्वेश्चन बनेगा आपसे। देखिए, बाल कृष्णा का संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद क्या होगा? बाल कृष्ण, बाल कृष्ण का क्या होगा? बाल कृष्ण, बालक सन, बा कृष्ण, बालक कृष्ण। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बाल कृष्ण। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। सूर्य का एक अर्थ शब्द कौन सा है? एक अर्थ शब्द कौन सा है? तो देखिए, आपको याद करना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा भास्कर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, भास्कर। 11, नभ शब्द का कौन सा अर्थ सही है? नभ का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं, क्लास में इसे हमेशा बताया गया था। क्या होता है? आकाश। नभ का मतलब क्या होता है? आकाश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 12, लिखा गया है पुस्तकालय। पुस्तकालय शब्द का प्रयोग प्रत्यय कौन सा है? यानी शब्द का जो प्रयुक्त प्रत्यय हो रहा है, यानी पुस्तकालय मतलब पुस्तकालय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। पुस्तकालय, पुस्तकालय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 13, आसक्ति शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द हम पढ़ रहे हैं उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वही हमारा क्या कहलाता है? उपसर्ग। तो असत्य में, असत्य में फर्स्ट शब्द क्या रहा? आ। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 14, रामू जा रहा है, वाक्य में जा रहा क्या होगा? तो आप लोग को बताए थे कि किसी सेंटेंस के अंत में अगर वो रहता है तो क्या कहलाता है? क्रिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 15, 15 लिखा गया है, वह अच्छा गाता है जबकि मैं गाने में अच्छा नहीं हूँ। देखिए, क्लास में हम आप लोग को बताए थे कि ये सेंटेंस भी क्या है? पूरा है। इधर वाले भी सेंटेंस क्या है? पूरा। बट यहाँ क्या लगा हुआ है? जबकि। तो हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 16, राजमाता शब्द किस प्रकार का समास है? तो हम इसे तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं कि नहीं? राज की माता या राजा की माता। तो इस तरह हम जब हम उसे विग्रह कर देंगे तो ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? ए, तत्पुरुष समास। 17, नाक में दम करना। नाक में दम करना का मुहावरा क्या होगा? बहुत परेशान करना, खुशी से जीना, किसी से मदद मांगना, नाक बंद करना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, बहुत परेशान करना। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 18, उपकार। उपकार शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? आपसे पूछा गया है उपकार। तो उपकार शब्द का आप लोग जानते हैं विलोम शब्द क्या होता है? अपकार होगा, या मदद होगा, या सहायता होगा, या सेवा होगा। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपकार का मतलब अपकार। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 19, खाना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो आप लोग जानते हैं कि कर्मवाचक है, तो सिंपल है, ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, वह पढ़ाई कर रहा था, वह पढ़ाई कर रहा था, फिर भी वह असफल हो गया। वह पढ़ाई कर रहा था, फिर भी वह असफल हो गया। देखिए, यहाँ पे आपको दो सेंटेंस दिख रहा होगा, एक वह पढ़ाई कर रहा था, ये पूरा सेंटेंस आपको है, और वह असफल हो गया, इधर भी आपको क्या दिख रहा है? पूरा सेंटेंस। तो आप लोग को हम बताए थे, अगर दोनों साइड पूरा वाक्य अगर वो लिखा हुआ रहेगा तो हमारा वो क्या कहलाएगा? संयुक्त वाक्य। तो ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? बी। मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य उसे कहते हैं जो एक वाक्य अधूरा हो और दूसरा वाक्य पूरा हो। और प्रश्न वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, वो जो सेंटेंस शुरू होगा वो क्या से शुरू होगा? क्या लगा करके। साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जैसे राम आम खाता है, सीता बाजार जाती है, ये हमारा क्या हो गया? साधारण वाक्य। बट इसमें दोनों शब्द क्या था? पूरा पूरा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अब देखिए, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं, 20 तक आपका व्याकरण टोटल कंप्लीट हो चुका है, और जो आपका गद्यांश और पद गद्यांश था दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, आपका बुक से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इसे बिना गद्यांश को पढ़े भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आप बुक नहीं पढ़े तो पर भी आपसे गद्यांश बन जाएगा।
गद्यांश को सिर्फ आप क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए, लिखा गया क्वेश्चन नंबर 21, गांव के युवक का नाम क्या था? तो देखिए, गांव के युवक का क्या नाम था? अगर आप पढ़े होंगे तो इसका ऑप्शन ऐसे ही जानते होंगे। देखिए लिखा गया है, पास में एक सुंदर और शक्ति युवक रहा करता था, उसका नाम था ततार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ततार। क्वेश्चन नंबर 22, 22 में लिखा गया, ततार किस प्रकार के व्यक्ति था? तो देखिए, ततार किस प्रकार का व्यक्ति था? पास एक सुंदर था, शक्तिशाली युवक था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? शक्तिशाली युवक था। ऑप्शन नंबर बी, ऐसे लिखा गया है। कि ततार की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? कि ततार जो प्रसिद्ध क्यों हुए थे? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले इसमें पढ़ना पड़ेगा। देखिए, जो ततार थे एक मददगार व्यक्ति थे, सदैव वो दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहता था, यानी उसका मदद करता था। उनके त्याग की वजह से वह चर्चित रहा। चर्चित का मतलब प्रसिद्ध रहा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो त्याग करता था और दूसरे को क्या करता था? मदद करता था। तो ऑप्शन नंबर बी। लोग किस समय ततार को संस्मरण करते थे? मतलब याद करते थे। तो किस समय करते थे? देखिए, वक्त मुसीबत के समय संस्मरण करते थे, यानी ततार को किसके समय करते थे? मुसीबत के समय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मुसीबत के समय। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 25 क्या लिखा गया। प्रस्तुत गद्यांश में पाठ से लिया गया, मतलब किस पाठ से लिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, ततार व मेरो कथा। क्या हो जाएगा? ततार व मेरो कथा। ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा, अब देखिए आपके बुक से ही है, पद गद्यांश से है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपका 10 नंबर आपका व्याकरण से था। बाकी तो आप देखिए ओनली गद्यांश, पद गद्यांश पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए, अब इसमें भी क्या करिएगा आप लोग, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपको बहुत सारे आंसर मालूम चल जाएगा। चलिए देखिए 26 देखते हैं। लिखा गया है, कवि क्या प्रार्थना नहीं करता? कवि क्या प्रार्थना नहीं करता? तो देखिए, मेरे तृण करो अनुदिन तुम, यह मेरा प्रार्थना नहीं। तो क्या प्रार्थना नहीं करता है? मेरा तृण करो अनुदिन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अनुदिन तृण करने की। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, कवि की प्रार्थना में कौन सी शक्ति मांगी गई? कवि की प्रार्थना में कौन सी शक्ति मांगी गई? तो देखिए, कवि की प्रार्थना में कौन सी शक्ति मांगी गई? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए, इसको निर्भय नत सिर होकर सुख के दिन में ताब मुख पहुँचानु छिन छिन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्भय। क्या हो जाएगा? निर्भय। निर्भयता से भार वहन करने की व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी, 28 देखिए, कवि सुख के दिन में क्या चाहता है? कवि सुख के दिन में क्या चाहता है? ईश्वर का मुख पहचानना। क्या करता है सुख के दिनों में? क्या करता है? ईश्वर का मुख पहचानना। तो देखिए, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, जरूर होगा लिखा होगा। आप इसे गद्यांश को पूरा पढ़िए, आपको मिल जाएगा। देखिए आगे लिखा गया 29 में, दुख के समय कवि किस भावना से बचने की बात कहता है? किस भावना से बचने की बात कहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संन्यासय। क्वेश्चन नंबर 30, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इस तरह से हम लोग देख लिए हैं। टोटल 30 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहा। सब्जेक्टिव को हम कवर पार्ट 2 में पूरा करवाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में सभी को हमारी तरफ से थैंक यू एवरीवन, हमारे वीडियो को इतना दूर वॉच किए। और हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर एवरीवन।